साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस कैंचिया में आपका स्वागत, अभिनंदन। सेकंड ग्रेड सामाजिक से तैयारी करने वाले साथियों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो पेपर है 2018 आरपीएससी के द्वारा 2018 में जो पेपर लिया गया है, इस पेपर को हम आज हल करेंगे। और परीक्षा का जो पैटर्न है, किस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। हमें जो पुराने पेपर है उनका अध्ययन करना अति आवश्यक है। प्रश्नों की कुल संख्या इसमें 150 रहेगी और अधिकतम अंक 300 अंक है। नकारात्मक अंकन रहेगा और समय है वो 2.5 घंटे। समय को ध्यान में रखते हुए आपको पेपर हल करना है। एग्जाम विजन ऐप पर सभी प्रकार के ऑनलाइन टेस्ट है वो चल रहे हैं, इसलिए एग्जाम विजन ऐप आप जरूर डाउनलोड करें। सभी जो कोर्स है वो आरबीएससी और एनसीईआरटी पुस्तक पर आधारित है, क्योंकि ज़्यादातर जो पेपर में आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आरबीएससी और एनसीईआरटी पुस्तक को आधार मानकर या इन पुस्तकों से ही पूछे जाते हैं। तो आज हम इस पेपर को हल करेंगे 2018 आरपीएससी के पेपर को, और जानेंगे हम आरपीएससी के पेपर का और प्रश्नों का क्या पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लोथल को किसने खोजा? डी.आर. साहनी, आर.डी. बनर्जी, एस.आर. राव, जे.पी. जोशी। इसका सही उत्तर सी, एस.आर. राव। लोथल की खोज एस.आर. राव के द्वारा की गई। लोथल में एक बंदरगाह मिला है, देखो बंदरगाह मिला है, और इस बंदरगाह को गोदीवाड़ा या डाक यार्ड के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने यहाँ से प्राप्त हुए हैं पुरातत्वविदों को। तो ये अन्य जो फैक्ट है वो भी इस लोथल से संबंधित आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबुल फजल के अनुसार सूफियों के कितने संप्रदाय थे? अबुल फजल ने सूफियों के कितने संप्रदाय बताए? 10, 12, 14, 16। इसका सही उत्तर सी, 14 संप्रदाय बताए हैं सूफियों के। किसने? अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खूनी रविवार की घटना किसमें? रूस में जार शासक कौन था? अलेक्जेंडर तृतीय, निकोलस द्वितीय, नेपोलियन, लेनिन। साथियों, खूनी रविवार की जो घटना है वह 9 जनवरी 1905 को घटित होती है, और इसकी एक तिथि आपको और मिलेगी 22 जनवरी 1905। तो 2 तिथियां इसलिए दी गई है क्योंकि 9 जनवरी 1905 है, ये रूसी कैलेंडर के अनुसार है, और 22 जनवरी 1905 है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है। यानी दोनों में 13 दिन का अंतर है। इस खूनी रविवार की घटना किसमें? रूस में कौन सा शासक था? तो इसका सही उत्तर है निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनसबदारी व्यवस्था में 1/3 और 1/4 का नियम किसने शुरू किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मनसबदारी जो व्यवस्था है ये मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित है। दशमलव प्रणाली पर आधारित है, और इसको किसके द्वारा शुरू किया गया? अकबर के द्वारा शुरू किया गया। जैसे बाबर के समय तोपों का प्रयोग किया गया था, इसी प्रकार अकबर के द्वारा जो सैनिक व्यवस्था है उसको नियमित करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत है वो अकबर के द्वारा की गई थी। और इसमें जो परिवर्तन किया गया 1/3 जात और सवार का, 1/4 का, ये किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, हेग। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई वह 24 अक्टूबर 1945 को होती है, और इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष हुई? 1572, 1575, 1579, 1582। इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा की गई। इसका सही उत्तर है
बी 1575 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य, मल, कोरियन, कुरु। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है ए, शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल शहर सूरत को शिवाजी ने किस वर्ष में लूटा था? आंसर दीजिए, मुगल शहर सूरत को किस वर्ष शिवाजी द्वारा लूटा गया? इसका सही उत्तर सी, 1664 में। 1664 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय स्टेट ने फ्रांस में स्वयं को कब राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया? फ्रांस में 3 स्टेट्स थे, जिसमें तृतीय जो स्टेट्स है वह मजदूर, श्रमिक और सामान्य जैसे किसान वगैरह लोगों का बना हुआ था। तृतीय जो स्टेट है, तो इसमें तृतीय जो स्टेट है इसने फ्रांस में स्वयं को राष्ट्रीय असेंबली कब घोषित किया? इसका सही उत्तर है ए, 17 जून 1789 को। 17 जून 1789 को तृतीय स्टेट्स है उसने फ्रांस में स्वयं को राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज साहब मेहता। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो इसका फुल फॉर्म होगी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ओलन ऑक्टेवियन ह्यूम ये हिमाचल प्रदेश के रिटायर्ड जिला कलेक्टर थे। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। और कांग्रेस का प्रथम जो सम्मेलन हुआ वह कहाँ पर हुआ? बम्बई में। प्रथम सम्मेलन बम्बई में हुआ, दूसरा कलकत्ता में हुआ, और तीसरा है वो मद्रास में हुआ, और चौथा है वह इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद। इसका ट्रिक भी है बकमई। देखो बकमई ट्रिक आप ज्ञात कर सकते हो। बकमई यानी बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद, चारों के बारे में आपको याद रखना है। और ये 85, 86, 87 और 88 में हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इनकी मृत्यु किस स्थान पर हुई? स्थान पूछा गया है, कुंडग्राम, पावा, लुम्बिनी, कुशीनारा। तो इसका सही उत्तर है बी, पावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर के गुरु कौन थे? रामानुज, रामानंद, तुलसीदास, नरसी। कबीर का महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो बीजक है। कबीर के जो दोहे है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित किए गए हैं। तो इनका कबीर के गुरु कौन थे? गुरु रामानंद थे। कबीर के गुरु रामानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांडी यात्रा शुरू हुई थी? आंसर दीजिए, दांडी यात्रा कब शुरू हुई? इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर है ए, 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई। देखो 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत होती है और 5 अप्रैल को ये यात्रा समाप्त होती है, और 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर के नमक कानून है वो तोड़ा जाता है। और ये 24 दिन की यात्रा थी, 24 मील की यात्रा थी, और 78 अनुयायियों के साथ इसे पूरा किया गया था। दांडी यात्रा है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ शुरू हुई थी? तो ये दांडी यात्रा है वो साबरमती आश्रम से दांडी तक ये यात्रा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? लोथल, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धोलावीरा। स्टेडियम के अवशेष मिले, इसे खेल में उनकी रुचि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर है डी, धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। और इनको भी आपको याद रखना है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, और हड़प्पा पाकिस्तान में है। लोथल
ये भी गुजरात में है, ये याद रखने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया? 1850, 1853, 1856, 1860। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा गोद निषेध नीति लागू की गई और इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति भी कहते हैं। इसको व्यापकता का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इस नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? तो इसका सही उत्तर है बी, 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनानी नाम एमिथ्रोचैट्स किस मौर्य शासक का समानार्थी है? यूनानी नाम है एमिथ्रोचैट्स, ये किस मौर्य शासक का नाम है? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, सुसीम। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार का पुत्र था अशोक ने कलिंग युद्ध किया था। कलिंग को वर्तमान में हम उड़ीसा कहते हैं। उड़ीसा से पहले इसका नाम था उत्कल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यूनानी नाम एमिथ्रोचैट्स किस मौर्य शासक का था? तो इसका सही उत्तर है सी, बिंदुसार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौरीशंकर ओझा के अनुसार गुप्त शासक थे जाट, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय। गौरीशंकर ओझा ने गुप्त शासकों को किससे संबंधित बताया है? इसका सही उत्तर है डी, क्षत्रिय बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा को कब अंगीकृत किया गया? 1770, 1772, 1774, 1776 में। अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा को कब अंगीकृत किया गया? इसका सही उत्तर है डी, 1776 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के नाम से अगली तारीख का चेक की संज्ञा दी थी? क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन जवाहरलाल नेहरू ने, मोहनदास गांधी, फिरोज साहब मेहता, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर बी, मोहनदास गांधी के द्वारा क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के नाम काटा गया अग्रिम तारीख का जो चेक है उसकी संज्ञा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहास के क्वेश्चन पढ़े और अब है भूगोल के ये क्वेश्चन है। आपको समझना है भी किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार, प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। इस सिद्धांत के अनुसार द्वीपीय चापों और द्वीपीय तोरणों का निर्माण का परिणाम है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार द्वीपीय चापों तथा द्वीपीय तोरणों का निर्माण होना किसका परिणाम है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर है डी, महासागरीय और महासागरीय प्लेटों के अभिसरण का। महासागरीय और महासागरीय प्लेटों के अभिसरण का यह परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में जैन धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले में था? जालौर, उदयपुर, बाड़मेर, अजमेर। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में जैन धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले में था? इसका सही उत्तर है बी, उदयपुर। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखो, नई वाले क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे और नई वाले क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं कि यहाँ आप भ्रमित हो और आप नई पर ध्यान नहीं देवें, इसलिए ये क्वेश्चन नई वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आपको नहीं आते ही आपको राउंड कर लेना है और इसको ध्यान में रखते हुए आंसर देना है। तो इसका आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर है सी, इसका मिलान है वो सही नहीं है, बाकी तीनों का मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वर्षा की परिवर्तता निम्नतम पाई जाती है? किस क्षेत्र में
वर्षा की जो परिवृत्ता है निम्नतम पाई जाती है, सबसे कम पाई जाती है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में, राजस्थान के थार मरुस्थल में, केंद्रीय भारत में, पूर्वी तटीय मैदानों में। इसका सही उत्तर है ए, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में। पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढाल है, ये पश्चिमी घाट है, ये यहाँ पर ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पश्चिमी ढालों में वर्षा की जो परिवर्तितता है वह निम्नतम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का आपको परीक्षण करना है और बताना है कि इन में से कौन से जो कथन है वो सही है। इसका सही उत्तर है सी, 1, 2, 3। कथन 1, 2, 3 कथन सत्य है और कथन 4 असत्य है या सही नहीं है। तो देखिए, एस्थेनोस्फीयर आंशिक पिघली हुई अवस्था में है, सही है। लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, ये भी सही है। महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बनी है। पृथ्वी की कोर मुख्यतः मैग्नीशियम से बना है, ये कथन सत्य नहीं है। तो आपको ये देखना है कि पृथ्वी का जो क्रोड या कोर है वो किसका बना है, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा की कलावती कौन सी दशा में लघु ज्वार आता है। चंद्रमा की जो कला या कलावती है उसकी कौन सी दशा में लघु ज्वार आता है, आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर है ए, प्रथम और तृतीय चतुर्थ अंश में। प्रथम और तृतीय चतुर्थ अंश लघु ज्वार है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कृषि विभाग के मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। मृदा के प्रकार दिए गए हैं और जिले दिए गए इसमें, जैसे सीरोजेम्स साइरोजेम्स श्री गंगानगर में, रेविरीना श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में, लाल और लोम मिट्टी डूंगरपुर बांसवाड़ा में, नवीन उत्पत्ति वाली भूरी मृदा जालौर पाली नागौर में। तो कौन सा मिलान देखो सही नहीं है। इसका सही उत्तर है डी, इसका मिलान सही नहीं है, क्योंकि नवीन उत्पत्ति वाली भूरी मृदा जालौर और पाली नागौर में नहीं है, यह भीलवाड़ा और अजमेर में पाई जाती है, भीलवाड़ा और अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। जलयान निर्माण उद्योग दिए गए हैं और अवस्थिति यानी ये उद्योग है वो कहां पर स्थित है। आपको जोड़ा सुमेलित करना है, जो सही नहीं है उसको बताना है। इसका सही उत्तर है सी, मंझगांव डाक लिमिटेड मारमा गांव। तो ये कथन सत्य नहीं है क्योंकि ये महाराष्ट्र में है। ये जो उद्योग है ये कहां पर है, महाराष्ट्र में है। बाकी हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में है और गार्डनर रिच वर्कशॉप कोलकाता में है। गोवा शिप यार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा गोवा में है, वास्को डी गामा गोवा में है। तो ये कथन है वो सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत। देखो, टूजो विल्सन का कौन सा सिद्धांत है, उष्ण स्थल सिद्धांत है। क्वेश्चन को ऐसे कैसे पूछा जा सकता है और इसका सिद्धांत भी पूछा जा सकता है। टूजो विल्सन का सिद्धांत कौन सा है, उष्ण स्थल सिद्धांत। या ऐसे पूछा जा सकता है उष्ण स्थल सिद्धांत किसका है, तो टूजो विल्सन का। तो ये किससे संबंधित है, आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर है ए, ज्वालामुखी की उत्पत्ति से। टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत है और ज्वालामुखी की उत्पत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही का उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसमें खनिज दिए गए हैं और मुख्य उत्पादक जिले के साथ उसका मिलान करना है। तो आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर है देखो 1 नंबर,
ये इसका सही उत्तर है। सही कैसे है देखो, मिलान कीजिए। पायराइट है, मुख्य उत्पादक इसका पायराइट का है सिक्कर। पायराइट का कौन सा है? सिक्कर। और बेंटोनाइट का है बाड़मेर और बीकानेर। बै से बै देखो मिला दिया, बाड़मेर और बीकानेर। लिथियम का सर्वाधिक उत्पादक जिला है वो अजमेर है। और स्लेट पत्थर के मामले में अलवर है। तो ये इस प्रकार इनका मिलान है वो आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सतह का एल्बिडो सर्वाधिक होता है? ताजा गिरी बर्फ का, घने बादल का, पुरानी बर्फ, मिट्टी, गहरे रंग की मिट्टी का। किस सतह का एल्बिडो सर्वाधिक होता है? इसका सही उत्तर ए, ताजा गिरी बर्फ का एल्बिडो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक है। महासागरीय धाराएं जो उत्पन्न होती है उसकी उत्पत्ति का महत्वपूर्ण कारक है। सही कारकों का चयन आपको करना है। तो इनको पढ़ करके सही कारक का चयन कीजिए आप। इसका सही उत्तर है बी, 1, 2, 3। कथन 1, 2, 3 सही है और ये कथन सही नहीं है। देखो, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक है वो सनातनी पवनें हैं, और समुद्र जल के तापमान में जो अंतर पाया जाता है वो है, और समुद्र जल की लवणता में जो अंतर पाया जाता है ये महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण है, जबकि पृथ्वी का परिक्रमण इसका कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सहायक नदी दी गई है, मुख्य नदी दी गई है, इनमें जो नहीं सुमेलित है वो आपको बताना है। इसका सही उत्तर है ए, बांडी बेड़च ये मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में भौतिक आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए। भौतिक आकृतियों के संबंध में आपको इन कथनों को पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। इसका सही उत्तर सी, 1 और कथन 3। कथन 1 और कथन 3 सही है, जबकि कथन 2 और कथन 4 सही नहीं है। देखो, थार मरुभूमि में बालू का स्तूप के मध्यवर्ती निम्नवर्ती गर्त है, जो गड्ढा है उसको मरहो कहते हैं। उत्खात स्थलाकृतिक बनास बेसिन में पाई जाती है। तो ये बनास बेसिन में नहीं पाई जाती है। कौन से बेसिन में पाई जाती है आपको कमेंट करके बताना है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित डोरा पर्वत को याद रखना है। राजस्थान के कौन से भाग में है? ये दक्षिण पश्चिमी भाग में है, अरावली पर्वतों का हिस्सा है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, ये भी सत्य है। और महान सीमांत भ्रंश अरावली के पश्चिम भाग में के सारे स्थित नहीं है, ये कथन असत्य है। तो 2 कथन 1 और 3 ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वो आपको बताना है। इसका सही उत्तर है सी, फेरल के नियमानुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग में बाईं ओर विक्षेपित होती है, ये कथन सही नहीं है। बाकी कोरियस बल पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है, ये कथन सत्य है। कोरियस बल विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ये फैक्ट भी आपको याद रखने। इनमें से क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है। पवन का वेग ब्यूफोर्ड स्केल द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाट क्षेत्र स्थित है मेघालय पठार में, बुंदेलखंड पठार में, कर्नाटक पठार में, छोटा नागपुर में। पाट क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है डी, छोटा नागपुर पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रतिध्रुव स्थित देशांतर है। ग्रीनविच रेखा जो लंदन में है। आंसर दीजिए इसका सही उत्तर है बी, 105 डिग्री पश्चिम में। 105 डिग्री पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटी एवं तीव्र नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलकर, छोटी और तीव्र नदियां जो पश्चिम घाट से निकलकर अरब सागर में जाकर मिलती है। पश्चिम जो घाट है, ये जो पश्चिम घाट है यहाँ से नदियां निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। तो ये किसका उदाहरण है? इसका सही उत्तर आंसर दीजिए आप।
इसका सही उत्तर सी समांतर अपव्यय का उदाहरण है। ये किसका है? समांतर अपव्यय का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में लाख का प्रधान मुख्य उत्पादक राज्य है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड। इसका सही उत्तर है डी झारखंड राज्य। झारखंड राज्य लाख उत्पादन में मुख्य राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की नवीनतम विदेशी व्यापार नीति की समय अवधि है? वर्तमान जो आरपीएससी 2018 के अनुसार ये जो क्वेश्चन पूछा गया है उस स्थिति या उस सन के हिसाब से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत की नवीनतम विदेशी व्यापार नीति की समय अवधि और वर्तमान में इसकी अवधि क्या है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसका सही उत्तर है 2015 से 2020। 2015 से 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाता? विशुद्ध, ये अर्थशास्त्र के क्वेश्चन देखो शुरू हो गए हैं। अर्थशास्त्र के निम्न में से किसे विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाता? ब्याज, लगान, लाभ, मूल्य ह्रास विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है। इसका सही उत्तर है डी मूल्य ह्रास को। मूल्य ह्रास को नहीं किया जाता। ये लाभ बढ़ जैसे ब्याज, लगान, लाभ, इनको विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी की रेखा को अधिकतर परिभाषित करता रहा है? निम्नलिखित में से कौन है वो भारत में गरीबी की रेखा को अधिकतर परिभाषित करता रहा है? कृषि की उत्पादकता, बेरोजगारी, आय की असमानता, कैलोरी उपभोग। इसका सही उत्तर है डी कैलोरी उपभोग। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि प्रतिदिन कितनी कैलोरी प्राप्त करने वाला ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति है वह गरीबी रेखा से नीचे आता है। कैलोरी उपभोग करने वाला व्यक्ति है वो शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। ये आपको पढ़ करके इसका कमेंट आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर है बी बाजार मूल्य पर एनपीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान मांग वक्र पर नीचे की ओर गति दर्शाती है? समान मांग वक्र पर नीचे की ओर जो गति है वह दर्शाती है मांग का विस्तार, पूर्ति का विस्तार, मांग में वृद्धि, मांग में कमी। इनको पढ़ने के लिए आपको आरबीएससी या एनसीईआरटी, आरबीएससी या एनसीईआरटी की अर्थशास्त्र की कक्षा 12 की जो पाठ्य पुस्तक है और कक्षा 11 की जो पाठ्य पुस्तक है वो आप अवश्य पढ़ें। इसका सही उत्तर है ए मांग का विस्तार। मांग का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन उपलब्ध कराता है? भारत को जो बेरोजगारी के आंकड़े उपलब्ध कराता है वह किसके द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं? देखो भारत में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है और भर्तियां हैं वो नियमित रूप से नहीं हो रही है। कोई ना कोई उसमें पेच फंस जाता है और लगातार बेरोजगारी की जो दर है वो बढ़ती जा रही है। इसकी जानकारी हमें कौन उपलब्ध कराता है? एनएसएसओ, सीएसओ, योजना आयोग, आरबीआई। इसका सही उत्तर है ए एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये हमें ये आंकड़े उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के उत्पादक के पूर्ति वक्र को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस घटक को स्थिर नहीं माना जाना चाहिए? उत्पादन की तकनीक, कार्मिकों की मजदूरी, वस्तु की मांग, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। इसका सही उत्तर है सी वस्तु की मांग। इसका सही उत्तर क्या होगा? वस्तु की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा हाल ही के वर्षों में भारत के वस्तुओं व सेवाओं के निर्यातों में सर्वाधिक है? किस राज्य का हिस्सा है वो हाल ही के वर्षों में भारत के वस्तुओं व सेवाओं के निर्यातों में सर्वाधिक है? भारत जो वस्तुएं और सेवाएं निर्यात करता है उनमें उस राज्य का हिस्सा है वो सर्वाधिक है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु।
इसका सही उत्तर है ए, महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 12 पंचवर्षीय योजना हुई थी। इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तविक शिल्पकार कौन थे? इसका सही उत्तर ए, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तविक शिल्पकार थे, जन्मदाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक उदारीकरण का मुख्य तत्व है, आर्थिक उदारीकरण है उसका मुख्य तत्व है बाजार व्यवस्था को अपनाना, अनावश्यक आर्थिक नियंत्रण को हटाना, अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण, उपरोक्त सभी। उदारीकरण के बारे में मुख्य तत्व पूछे गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी बाजार व्यवस्था को अपनाना आर्थिक उदारीकरण है, अनावश्यक आर्थिक नियंत्रण को हटाना, अनावश्यक जो आर्थिक नियंत्रण लगा रखे हैं, रोक लगा रखी है व्यापार पर, उसको हटाना, अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण करना, वैश्वीकरण करना या भूमंडलीकरण करना। तो ये उपरोक्त सभी तत्व है वो आर्थिक उदारीकरण के मुख्य तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य के मापन का अर्थ मुद्रा के किस कार्य से लगाया जाता है? सभी वस्तुओं, सेवाओं व मूल्य के मापन का अर्थ मुद्रा के किस कार्य से लगाया जाता है? विनिमय का माध्यम, लेखे की इकाई, विलंबित भुगतानों का मान, मूल्य का संग्रह। तो इसका सही उत्तर है बी, लेखे की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा किसी देश के लोगों के आर्थिक कल्याण को दर्शाने वाला एक सूचक है? यानी किससे हमें लोगों की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी मिलती है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, व्यक्तिगत आय, राष्ट्रीय आय, घरेलू आय। इसका सही उत्तर है ए, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से हम इनके बारे में पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साख नियंत्रण के गुणात्मक पद्धति है, साख नियंत्रण की गुणात्मक पद्धति कौन सी है? बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, न्यूनतम उधार दरें, न्यूनतम उधार दरें, रिजर्व अनुपात। साख नियंत्रण की गुणात्मक पद्धति कौन सी है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर है सी, न्यूनतम उधार दरें, साख नियंत्रण की गुणात्मक पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? भारत में आर्थिक सुधारों का जो कार्य प्रारंभ हुआ वह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1995, 1991, 1982, 2001। इसका सही उत्तर है बी, 1991 में, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतृप्ति के बिंदु पर किसी वस्तु की कुल उपयोगिता है, संतृप्ति के बिंदु पर किसी वस्तु की कुल उपयोगिता है शून्य, न्यूनतम, अधिकतम, ऋणात्मक। इसका सही उत्तर सी, अधिकतम। संतृप्ति के बिंदु पर किसी वस्तु की कुल उपयोगिता है वो अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता के साम्य बिंदु पर निम्न में से कौन सी शर्त पूर्ण होती है? उपभोक्ता के साम्य बिंदु पर निम्न में से कौन सी शर्त पूर्ण होती है? इनमें से आपको बताना है आंसर। इसका सही उत्तर है ए, MRS/XY = PX/PY। ये है वो शर्त पूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को अनिच्छुक होते हैं कहलाते हैं। वह व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी चल रही है उस पर काम करने के अनिच्छुक होते हैं कहलाते हैं स्वैच्छिक बेरोजगार, भिन्नात्मक बेरोजगार, आकस्मिक बेरोजगार, मौसमी बेरोजगार। जो काम की इच्छा नहीं रखते हैं प्रचलित मजदूरी पर। इसका सही उत्तर है ए, स्वैच्छिक बेरोजगार। तो वे व्यक्ति क्या कहलाएंगे? स्वैच्छिक बेरोजगार कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी तटस्थता वक्र की विशेषता नहीं है? तटस्थता वक्र की विशेषता नहीं है। वे मूल बिंदु के अंतोदर होते हैं, वे दाईं और नीचे की तरफ झुकते हैं, वे परस्पर समानांतर होते हैं। दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते।
तो निम्न में से कौन सी तटस्थता वक्र की विशेषता नहीं है? तटस्थता वक्र जो होता है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? इसका सही उत्तर होगा सी, वे परस्पर समानांतर होते हैं। ये विशेषता नहीं है, तटस्थता वक्र की जो विशेषता है वो ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? इससे आपको देखो पता चल रहा होगा भी किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसमें कार्य पूछे गए हैं, विशेषताएं पूछी गई है, यानी सीधे फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं पूछे गए, कम पूछे गए हैं। कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, ये आपको आंसर देना है। कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? इसका सही उत्तर है बी, जनता को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। जनता को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना ये कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है। केंद्रीय बैंक का कार्य देखो, सरकार को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, सरकार को उधार देना, वाणिज्यिक बैंकों को उधार देना, ये केंद्रीय बैंक का कार्य है। जबकि जनता को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना ये केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, ये वाणिज्यिक बैंकों का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली को अंतः स्थापित किया गया है? अब भारतीय राज्य व्यवस्था के जो प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के जो क्वेश्चन है वो शुरू हो गए। देखो, किस संविधान संशोधन द्वारा संघ के मंत्रिमंडल, ये संघ के मंत्रिमंडल नाम की जो शब्दावली है वो अंतः स्थापित की गई। 24वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां, 56वां संविधान संशोधन, ये आपको बता। संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली का प्रयोग किया गया। इसका सही उत्तर है सी, 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली है वो अंतः स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य की नीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों में से कौन सा एक 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित नहीं किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो, तो इनमें से कौन सा जो संशोधन है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर है ए, राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। बालकों एवं अल्पवयस्क व्यक्तियों को शोषण से रक्षा की जाए, समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता हो, ये है वो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में 42वें संविधान संशोधन में अंतः स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यों के समूह को पहचानिए। राज्यों के समूह को पहचानना है जिस पर पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 लागू नहीं होता है। यानी उस समूह को पहचानना है आपको जिस पर पंचायतों के जो प्रावधान है वो उन पर लागू नहीं होते हैं। इसका सही उत्तर है बी, असम, मेघालय और तमिलनाडु। असम, मेघालय और तमिलनाडु पर पंचायतों के प्रावधान अधिनियम 1996 के अनुसार ये जो नियम है वो लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभुत्व के साधन के रूप में शक्ति। प्रभुत्व के साधन के रूप में शक्ति की संकल्पना के बजाय किसने शक्ति की संकल्पना का वर्णन सहमति पर आधारित शक्ति के रूप में किया? यानी ये संकल्पना प्रभुत्व के साधन के रूप में शक्ति, इस संकल्पना की बजाय किसने सहमति के आधार पर या सहमति पर आधारित शक्ति के रूप में? इसका सही उत्तर है सी, हन्ना ओरेंट। हन्ना ओरेंट ने कहा है कि प्रभुत्व के स्थान के रूप में जो शक्ति है उसको सहमति के आधार पर शक्ति होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा के उन्मूलन के ऑपरेशन का कूट नाम क्या है? छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हिंसा है उसको रोकने के लिए, नष्ट करने के लिए, उन्मूलन करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया है उसका नाम क्या है? ऑपरेशन कोबरा, ऑपरेशन मुक्ति, ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन वज्र। इसका सही उत्तर है सी, ऑपरेशन ग्रीन हंट। छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा के उन्मूलन के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ये करंट का क्वेश्चन है। देखो, ऑपरेशन ग्रीन हंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हबन टोटा बंदरगाह
में चीन की भूमिका के कारण किस पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं? ये हबनटोटा जो बंदरगाह है इसका निर्माण चीन के द्वारा किया गया है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका। हबनटोटा बंदरगाह इस देश में चीन के द्वारा बनाया गया जिसे भारत को परेशानी हुई है। तो वह कौन सा देश है जहां हबनटोटा बंदरगाह बनाया गया है? तो वह देश है श्रीलंका। श्रीलंका में चीन ने हबनटोटा बंदरगाह बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2018 में नई दिल्ली में दिल्ली डायलॉग के 10वें संस्करण का संबंध किसके साथ भारत की संलग्नता से है? जुलाई 2018 में नई दिल्ली में दिल्ली डायलॉग का जो 10वां संस्करण है उसका संबंध किसके साथ भारत की संलग्नता से है? सार्क, एससीओ, आसियान, ब्रिक्स। इसका सही उत्तर है सी, आसियान देशों के साथ इसका संबंध है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की राजनीति वोक्कालिंगा एवं लिंगायत जातियों में ध्रुवीकृत है? किस राज्य की राजनीति वोक्कालिंगा एवं लिंगायत जातियों में ध्रुवीकृत है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। आंसर दीजिए इसका। इसका सही उत्तर है देखिए बी। इसका सही उत्तर है बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की जो राजनीति है वो वोक्कालिंगा और लिंगायत जातियों में ध्रुवीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति और औचित्यपूर्णता कहलाती है। शक्ति और औचित्यपूर्णता कहलाती है। ये सत्ता, अनुन्य, प्रभाव, छल योजन। शक्ति और औचित्यपूर्णता क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है ए, सत्ता। शक्ति और औचित्यपूर्णता सत्ता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या राजनीति सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है बी, प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता इसकी उद्देशिका में विशेषतः उल्लेखित नहीं है? समाजवादी, संसदीय, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष। कौन सी विशेषता है जो उद्देशिका प्रस्तावना में नहीं है? इसका सही उत्तर है बी, संसदीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन आपको पहचानना है। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति अपना पद धारण करेगा। राष्ट्रपति इस पद पर पुनर्निर्वाचन का पात्र है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित करता है। इसमें आपको त्रुटिपूर्ण कथन है वो पहचान करना है। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। तो ये कथन सत्य नहीं है, त्रुटिपूर्ण कथन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय संप्रभुता या प्रभुसत्ता का समर्थक है? निम्नलिखित में से कौन है वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थक है? रूसो, हॉर्ब्स, बेंथम, ऑस्टिन। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थक कौन है? इसका सही उत्तर ए, रूसो। रूसो है वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की अनुरूपता में नहीं है? निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की अनुरूपता में नहीं है? सी, मानकीय राजनीति और सिद्धांत का विकास। मानकीय राजनीति सिद्धांत का विकास ये आधुनिक परिप्रेक्ष्य की अनुरूपता में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों को आपको पढ़ना है और आपको बताना है कि भारत में न्यायिक जो पुनर्वलोकन है उस संबंध में कौन सा कथन है वो सही है। इसका सही उत्तर है डी, केवल 1 और 2। इसमें देखो कथन सही कथन बताना है। केवल 1 और 2 कथन सही है। 1 कथन सही है और 2 नंबर कथन सही है। इसमें देखिए भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन शब्दावली का कोई उल्लेख नहीं है। ये कथन सही है।
मेनका गांधी वाद के बाद से न्यायालय यह जांच करता है कि कानून की उचित प्रक्रिया का अनुसरण हुआ है या नहीं। संविधान संशोधन में कार्यालय द्वारा पुनर्वलोकन नहीं किया जा सकता, ये कथन सत्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 356 के दिन राष्ट्रपति की आपात उद्घोषणा का भी न्यायालय द्वारा अपना न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं किया जा सकता, ये भी कथन सही नहीं है। उपरोक्त दोनों कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उस संसदीय समिति को पहचानिए जो स्थायी समिति नहीं है। संसदीय समिति को पहचानना है जो स्थायी समिति नहीं है। आंसर दीजिए इसका। इसका सही उत्तर है बी, आचार समिति। आचार समिति नहीं है, कोई स्थायी समिति नहीं है। कार्य मंत्रणा समिति है, विशेषाधिकार समिति है, महिला सशक्तिकरण समिति है, ये स्थायी समितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक नियोक्ता को एक समिति बनानी होती है जिसका नाम है, एक समिति बनानी होती है, उस समिति का नाम क्या है? कार्यालय में जो नियोक्ता है उसको एक समिति बनानी होती है, उस समिति का नाम क्या है, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर सी, आंतरिक शिकायत समिति। आंतरिक शिकायत समिति है वो जो कार्यालय है उनमें बनानी चाहिए, बनानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इन कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है भी इनमें कौन सा कथन है वो सही है। ऐसे संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। दोनों सदनों में किसी असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। तो इनमें से आपको बताना है भी कौन सा कथन है वो सत्य है या असत्य है। इसमें आंसर ए, केवल एक सही है, केवल एक कथन है वो सही है। ऐसे संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन से संबंधित जो विधेयक है वो किसी भी राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में इसको रखा जा सकता है। जबकि दूसरा जो कथन है दोनों की किसी असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है, यह कथन सत्य नहीं है। किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया कि मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य समरसता साम्य भाव संविधान के मूल ढांचे का आवश्यक लक्षण है? किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया कि मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य समरसता संविधान के मूल ढांचे का आवश्यक लक्षण है? इसका सही उत्तर है सी, मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के तहत। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के तहत उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया कि जो मूल अधिकार है एवं राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उनके मध्य समरसता यानी साम्य भाव संविधान के मूल ढांचे के जो आवश्यक लक्षण है। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशों के मध्य जो समरसता है वो संविधान के मूल ढांचे के आवश्यक लक्षण है। ये किस वाद में ये फैसला सुनाया गया? मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में। ये आपको याद रखने हैं। देखो, गोलकनाथ वाद 1967, केशवानंद भारती 1973, मेनका गांधी 1978, ये याद रखने सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई व्यक्ति दो या अधिक परस्पर विरोधाभासी भूमिकाओं के दायित्व को धारण करता है तो उसे जाना जाता है। जब कोई व्यक्ति दो या अधिक परस्पर विरोधाभासी भूमिकाओं के दायित्व को धारण करता है तो उसे जाना जाता है भूमिका दूरी, भूमिका संघर्ष, भूमिका पुंज, विचलन। विरोधाभासी शब्द है तो आप देख लो, इसका सही उत्तर होगा बी, भूमिका संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? इनमें से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? धर्म, संस्कार, अर्थ, मोक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा बी, संस्कार है वो पुरुषार्थ नहीं है। यहाँ आएगा काम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम,
एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम दिवस इन दिवस मनाया जाता है 1 मई को, 1 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, 1 जून को। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन, हर्बर्ट स्पेंसर। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी बहुत अच्छी पुस्तक है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। इसका सही उत्तर है डी, हर्बर्ट स्पेंसर। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्धनता की संस्कृति, निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑस्कर लेविस, गुनार मिर्डोल, एमन श्रीनिवास, मैककिम मेरियट। निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? इसका सही उत्तर ए, ऑस्कर लेविस के द्वारा, ऑस्कर लेविस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जित परिस्थिति निर्धारित होती है लिंग, आयु, शिक्षा, जाति। इसका सही उत्तर सी, शिक्षा से। अर्जित परिस्थिति किससे निर्धारित होती है? शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयत्न समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को नहीं दर्शाता है? समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को नहीं दर्शाता है। सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन, सामाजिक व्यवस्था का सुधार, सामाजिक संबंधों का अध्ययन, सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन। देखो तीन एक जैसे, अध्ययन, अध्ययन और अध्ययन। तो ये कथन है वो ये नहीं दर्शाता है सामाजिक व्यवस्था का सुधार। नेक्स्ट, इस प्रकार भी आपको देख लेना है भी कौन सा एक जैसे लग रहे हैं और कौन सा नहीं है। तो इस प्रकार अगर तुक्का मारो तो ऐसे मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र मानवीय अंतः क्रियाओं, अंतर संबंधों, उनकी दशा और परिणामों का अध्ययन है। देखो समाजशास्त्र है वो मानवीय अंतः क्रियाओं, मानव के बीच में जो अंतः क्रियाएं हैं, अंतर जो संबंध है, उनकी दशा और परिणामों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? मैक्स वेबर, मॉरिस गेंसबर्ग, क्यूपर, A.W. ग्रीन। इसका सही उत्तर है बी, मॉरिस गेंसबर्ग। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? मॉरिस गेंसबर्ग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक समूह में सामाजिक संबंधों का अर्थ है। प्राथमिक जो समूह है उसमें सामाजिक संबंधों का अर्थ है अवैयक्तिक संबंध, अप्रत्यक्ष संबंध, संविदा संबंध, संबंध अपने आप में संपूर्ण होते हैं। प्राथमिक समूह में सामाजिक संबंधों का अर्थ है। इसका सही उत्तर है डी, संबंध अपने आप में संपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक विचारक सामाजिक परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा एक विचारक है जो सामाजिक परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? नहीं आया इसमें तो इसको राउंड कर लेना आपको। कौन सा एक विचारक है जो सामाजिक परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत से संबंधित अपने आप को नहीं मानता है? इसका सही उत्तर है बी, पेरेटो। पेरेटो है विचारक है जो सामाजिक परिवर्तन को रैखिक सिद्धांत से संबंधित नहीं मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अवधारणा में एमन श्रीनिवास ने जाति गतिशीलता को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समझाया है? जाति जो गतिशीलता है उसको सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में श्रीनिवासन ने किस अवधारणा को समझाया है? लौकिकीकरण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण। इसका सही उत्तर है बी, संस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह स्त्री, देखो विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने वाली संस्था है। ये किसने परिभाषित किया? विवाह है, विवाह की परिभाषा दी गई है। देखो स्त्री और पुरुष का पारिवारिक जीवन, आपके परिवार, विवाह, ये वर्ण विचार, ये सब है वो आपके सिलेबस में है। तो विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। ये किसने कहा? वेस्टरमार्क, के.एम. कापड़िया, पी.एच. प्रभु, बोगार्ट्स। इसका सही उत्तर है डी, बोगार्ट्स। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? बोगार्ट्स के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का सही मिलान करें। पुस्तक का नाम दिया गया है, लेखक दिया गया है, आपको इनको मिलाना है और आंसर बताना है। इसका सही उत्तर देखिए ए,
यानी ये इसका उत्तर 1 नंबर उत्तर है वो सही है। देखो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये पुस्तक किसकी है? पीएच प्रभु की। ये पुस्तक किसकी है? पीएच प्रभु की। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसकी है? पीएच प्रभु की। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये पुस्तक है केएम कापड़िया की, केएम कापड़िया की। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज है, ये वेस्ट मार्क की पुस्तक है। ह्यूमन ऑफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज है वो वेस्ट मार्क की है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये इरावती कर्वे की पुस्तक है, इरावती कर्वे की। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इरावती कर्वे की पुस्तक है। तो सभी लेखक है वो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति एक बंद वर्ग है किसका कथन है? कुल्ले का, एन.के. दत्ता का, मजूमदार है मदन का, एस.वी. केतकर का। जाति एक बंद वर्ग है, आंसर दीजिए। जाति एक बंद वर्ग है, इसका सही उत्तर है सी मजूमदार। देखो द आया है बंद, बंद द, द इसमें है, इस प्रकार आपको मिलाना है। मजूमदार मदन, मजूमदार मदन ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज स्वयं एक संघ है, समाज है वो स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ये परिभाषा किसने दी? समाज के संबंध में। तो आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर है ए, एफ.एच. गिडिंग्स ने। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? एफ.एच. गिडिंग्स के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है? परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है। वंशावली, संरचना, धर्म, निवास। इसका सही उत्तर है सी, धर्म। धर्म है वो परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है, बाकी वंशावली है, संरचना है, निवास है, ये परिवार के वर्गीकरण का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार के प्रणेता कौन थे? समाज के वैज्ञानिक अध्ययन का जो विचार दिया उसके प्रणेता कौन थे? प्लेटो, एडम स्मिथ, अगस्ट कॉमट, हर्बर्ट स्पेंसर। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रणेता है, इसका सही उत्तर है सी, अगस्ट कॉमट, अगस्ट कॉमट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने संप्रदायवाद के 6 आयामों की व्याख्या की? यानी कौन सा समाजशास्त्री था जिसने संप्रदायवाद के 6 आयामों की व्याख्या की? तो ये भी पूछा जा सकता है कि उस समाजशास्त्री ने कितने संप्रदाय के आयामों की व्यवस्था की? तो 6। एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, टी.के. उम्मन, आर.के. मुखर्जी। समाजशास्त्री जिसने संप्रदायवाद के 6 आयामों की व्याख्या की वह है सी, टी.के. उम्मन, टी.के. उम्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वह एक समूह का निर्माण करते हैं। परिभाषा किसने दी? बीटी बोटोमोर, मैकाइवर और पेज, ई.एस. बोगार्ड्स, आगबर्न, निमकॉफ। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? इसका सही उत्तर है डी, आगबर्न निमकॉफ के द्वारा। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आगबर्न निमकॉफ के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 2003, 2004, 2005, 2006। इसका सही उत्तर है सी, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन के अतिरिक्त कौन से विचारक को निर्णय निर्माण प्रक्रिया के एक अर्थपूर्ण विश्लेषण के लिए जाना जाता है? साइमन के अलावा कौन सा एक जो विचारक है जिसको निर्णय निर्माण प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण विश्लेषण के लिए जाना जाता है? फेओल, बर्नार्ड, टेलर, फोलेट। इसका सही उत्तर है बी, बर्नार्ड को। बर्नार्ड को निर्णय निर्माण प्रक्रिया के रूप में
जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श प्रारूप नौकरशाही की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? मैक्स वेबर ने नौकरशाही व्यवस्था का जो प्रारूप बताया उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? कैरियर सेवाएं, सेवा अनुबंध के आधार पर, योग्यता आधारित सेवा में प्रवेश, प्रतिबद्ध नौकरशाही। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की कौन सी विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर है डी, प्रतिबद्ध नौकरशाही। प्रतिबद्ध नौकरशाही ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक विचार सबसे पुराना माना जाता है? पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन सा विचार है वो सबसे पुराना माना जाता है। इसका सही उत्तर है ए, लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में। लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में ये विचार सबसे पुराना माना जाता है। बाकी लोक प्रशासन एक अध्ययन विषय के रूप में, लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान के रूप में, लोक प्रशासन सरकार में सुधार लाने के एक उपकरण के रूप में, ये नवीन विचार है और ये पुराना विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन विषय के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसको जनक के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि उसने लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक लिखी, उसने लोक प्रशासन के सिद्धांतों का विकास किया, उसने लोक प्रशासन को एक महत्वपूर्ण क्रिया माना, उसने लोक प्रशासन की पृथक अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया। बहुत ही अच्छा आंसर है इसका। देखो, उसने लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थायी कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। स्थायी कार्यपालिका उत्तरदायी होती है लोक नीतियों के निर्माण के लिए, लोक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए, प्रशासन में निरंतरता बनाए रखने के लिए, उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए, विस्तृत प्रशासनिक प्रश्नों के निर्णय के लिए। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है बी, 2 और 3। कथन 2 और 3, ये 2 कथन सत्य है। देखो, लोक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए और प्रशासन में निरंतरता बनाए रखने के लिए स्थायी कार्यपालक उत्तरदायी होते हैं। स्थायी जो कार्यपालक है वो उत्तरदायी होते हैं लोक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए और प्रशासन में निरंतरता बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अतिरिक्त लालसा जो व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करती है उसे कहते हैं। एक अतिरिक्त लालसा जो व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करती है, अभिप्रेरणा, मनोबल, उत्साह, रुचि। तो इसका सही उत्तर है ए, अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में एल.डी. व्हाइट किस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं? लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में एल.डी. व्हाइट किस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं? एकीकृत, प्रबंधकीय, संकुचित, पोस्ट कार्य। इसका सही उत्तर है ए, एकीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित है? टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में बताया है, तो कौन सी अवधारणाएं उनसे संबंधित है? अंगूठे का नियम और मानसिक क्रांति, अनौपचारिक संगठन और आदेश की एकता, समय और गति अध्ययन और मानसिक क्रांति, भेद पूर्ण दर प्रणाली और आदेश की एक। इसका सही उत्तर सी, समय, गति अध्ययन और मानसिक क्रांति। समय, गति अध्ययन और मानसिक क्रांति टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इनको आपको सम्मिलित करना है और आंसर देना है। इसका सही उत्तर है ए। इसका सही उत्तर है ए। देखो, गुलिक है वो पोस्ट कार्ब किससे संबंधित है? ये पोस्ट कार्ब से। साइमन निर्णय और निर्माणवाद, साइमन है वो निर्णय और निर्माणवाद से है। और टेलर है वो कार्य विज्ञान का विकास, कार्य विज्ञान का विकास। मैस्लो है मानव आवश्यकता का पद सोपान, मानव आवश्यकता का पद सोपान, मैस्लो। तो इस प्रकार आपको ये मिलान इसका करना है। एक जिलाधीश मूलतः होता है एक सामान्य अधिकारी, एक विशेषज्ञ अधिकारी, एक राजनीतिज्ञ, एक पत्रकार। एक जिलाधीश है वो जिला कलेक्टर है वो होता है। इसका सही उत्तर होगा, देखो, एक सामान्य अधिकारी। विशेषज्ञ वो होता है जैसे डॉक्टर है,
किसी विशेष क्षेत्र में इंजीनियर है, ये विशेषज्ञ होते हैं। और जिसने जो बीए कर ली वो क्या होगा, सामान्य। बीए करके जो आरएएस बन गया, आईएएस बन गया, तो वो क्या होगा, सामान्य अधिकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी? ये 2-3 बार पेपर में पूछा गया। देखो रिपीट कई बार हो चुका है ये क्वेश्चन। लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर की गई? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर है ए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में सम्मिलित है। लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में सम्मिलित है प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको चयन करना है। चयन समिति में कौन कौन सम्मिलित है ये बताना है आपको। इसका सही उत्तर है बी, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4, यानी प्रधानमंत्री इस चयन समिति में है, अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में प्रधानमंत्री, और लोकसभा अध्यक्ष है, और लोकसभा में विपक्ष का नेता। ये तीनों लोग इसमें सम्मिलित है, जबकि राज्य के सभापति इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव संबंधित सिद्धांत जोर देता है। मानव संबंधित सिद्धांत जोर देता है लोगों पर, संरचना पर, संगठन के सिद्धांतों पर और औपचारिक समूहों पर। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन कीजिए। मानव संबंधित सिद्धांत है वो किस पर जोर देता है? इसका सही उत्तर है बी, 1 और 4। लोगों पर जोर देता है और अनौपचारिक समूहों पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य रूप से संबंध है। संगठन का जो शास्त्रीय सिद्धांत है उसका मुख्य रूप से संबंध है। आपको आंसर देना है। संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य रूप से संबंध है। इसका सही उत्तर है डी, 1, 2, 3 और 4। औपचारिक संगठनात्मक संरचना के, प्रशासन की प्रक्रिया, आर्थिक मानव की अवधारणा और संगठन के सिद्धांत, इनसे संबंधित है संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्ज़बर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन अभिप्रेरक है? हर्ज़बर्ग के अनुसार निम्न में से कौन कौन है वो अभिप्रेरक है? वेतन, पहचान या मान्यता, उत्तरदायित्व, कार्यदशाएं, उपलब्धि, कूट के सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर है डी, 2, 3 और 5। 2, 3 और 5 ये अभिप्रेरक है। हर्ज़बर्ग के अनुसार पहचान या मान्यता, उत्तरदायित्व और उपलब्धि, पहचान, मान्यता, उत्तरदायित्व और उपलब्धि, ये क्या है? अभिप्रेरक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवर्णी शब्द पोर्ट्सकार्प में कौन सा अक्षर या उस शब्द को इंगित करता है जिसका अर्थ आदेश या निर्देश जारी करना है? इस प्रकार ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। कभी पी का पूछ लेते हैं, कभी ओ का पूछ लेते हैं, कभी डी का पूछ लेते हैं। तो इसमें आदेश या निर्देश से संबंधित जारी करना पूछा गया है। तो पोर्ट्सकार्प जो 7 शब्दों का बना है, देखो POSTRB, पोस्टकार्प 7 शब्द देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इन सभी के फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। देखो P का हो गया प्लानिंग, O का ऑर्गेनाइजेशन, S का स्टाफिंग और D का डायरेक्टिंग या डायरेक्शन कह दो आप, या डायरेक्टिंग कह दो, और को का कॉर्पोरेशन, और री का रिपोर्टिंग, री का क्या हो गया? रिपोर्टिंग, और बी का बजटिंग, बी का हो गया बजटिंग। तो ये सभी है वो आपको याद रखने हैं। इसमें पूछा गया आदेश या निर्देश, तो ये डी हो गया डायरेक्टिंग, डी हो गया डायरेक्टिंग। और बी का पूछे तो बजटिंग, बी का क्या बताना है? बजटिंग, और ओ का ऑर्गेनाइजेशन, और पी का क्या होगा? प्लानिंग।
इस प्रकार सभी ये आपको याद रखने हैं पोस्ट कॉरब की जो फुल फॉर्म है और उनके हिंदी अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन का जन्म हुआ था मुख्यतः मानव कल्याण की उन्नति हेतु, सामूहिक क्रिया एवं व्यवहार के नियमन हेतु, समाज के विकास कार्य हेतु, समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने हेतु। लोक प्रशासन का जन्म हुआ मुख्यतया, इसका सही उत्तर बी, सामूहिक क्रिया एवं व्यवहार के नियमन हेतु। लोक प्रशासन का जन्म जो सामूहिक क्रियाकलाप है और व्यवहार है उनको नियमित करने, सही रूप से चलाने के लिए लोक प्रशासन का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति व्याख्या निम्न में से पाई जाती है। वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति की जो व्याख्या है वो निम्न में से किस में पाई जाती है? नासदीय सूक्त में, पुरुष सूक्त में, हिरण्यगर्भ सूक्त में, उपरोक्त सभी में। वैदिक दर्शन में सृष्टि की जो उत्पत्ति की जो व्याख्या है निम्न में से किस में पाई जाती है? इसका सही उत्तर है डी, नासदीय सूक्त में, पुरुष सूक्त में, हिरण्यगर्भ सूक्त में, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परम पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। परम पुरुषार्थ इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर है डी, मोक्ष। परम पुरुषार्थ मोक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेटो को स्वीकार्य है, प्लेटो को स्वीकार्य है ज्ञान ही सद्गुण है, सुखवाद मुख्य सद्गुण, श्रवण मणि मध्यम मार्ग। प्लेटो को कौन सा इनमें स्वीकार्य है? इसका सही उत्तर है सी, मुख्य सद्गुण। प्लेटो को मुख्य सद्गुण स्वीकार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंड का कौन सा सिद्धांत अपराध को सामाजिक व मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में स्वीकार करता है? निवर्तनवादी, प्रतिकारवादी, धर्मशास्त्र, सुधारवादी। दंड का कौन सा सिद्धांत है वो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में स्वीकार करता है? दंड का पूरा टॉपिक है आपके दर्शन शास्त्र में। इसका सही उत्तर है डी, सुधारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देवता को ऋत का संरक्षक कहा गया है? ऋत का संरक्षक कहा गया है इंद्र, अग्नि, वरुण, विश्वकर्मा। ये हम आरबीएससी दर्शन शास्त्र क्लास 12 की पाठ्य पुस्तक में हम पढ़ चुके हैं। इसका सही उत्तर है सी, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है। वर्णाश्रम धर्म का क्या उद्देश्य है? मोक्ष की ओर उन्मुख करना, समाज तथा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, सामाजिक विभाजन को बनाए रखना, भौतिक संपन्नता सुनिश्चित करना। देखो, सामाजिक विभाजन को बनाए रखना ये सही नहीं है, भौतिक संपन्नता सुनिश्चित करना ये भी सही नहीं है, मोक्ष की ओर उन्मुख होना ये वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य नहीं है, जबकि समाज तथा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ये वर्णाश्रम धर्म का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनिषदों में जागृत अवस्था में आत्मा को कहा गया है। ये सब करवाया हुआ है आपको दर्शन शास्त्र +2 की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। उपनिषदों में जागृत अवस्था में आत्मा को कहा गया है वैश्वानर, तेजस, प्रज्ञ, तूर्य। इसका सही उत्तर है ए, वैश्वानर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुकरात के अनुसार ज्ञान है, सद्गुण नहीं है, सद्गुण हेतु आवश्यक नहीं है, सद्गुण हेतु यदा कदा आवश्यक होता है, सद्गुण की आवश्यक और पर्याप्त शर्त है। सुकरात के अनुसार ज्ञान क्या है? इसका सही उत्तर है डी, सद्गुण की आवश्यक और पर्याप्त शर्त है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन दर्शन में पंच महावर्त है। जैन दर्शन में पंच महावर्त है, सत्य, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। जैन दर्शन में पंच महावर्त कौन से हैं? इसका सही उत्तर है डी, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य आप जानते ही हैं, अहिंसा किसी को चोट नहीं पहुंचाना, और असत्य चोरी नहीं करना, अपरिग्रह इकट्ठा नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये जैन दर्शन में पंच महावर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध मत में चतुर्थ आर्य सत्य व्यक्त करता है, यानी चतुर्थ आर्य सत्य इनमें कौन सा है? बौद्ध मत में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। चतुर्थ आर्य सत्य है वो कौन सा है? दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध मार्ग है, दुख निरोध है। इसका सही उत्तर है सी, दुख निरोध मार्ग, जिसके अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही नहीं है? गांधी जी के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? सत्य तथ्यों
का प्रत्यक्ष है, सत्य ईश्वर से अभिन्न है, अहिंसा हिंसा का अभाव मात्र है, अहिंसा में प्रेम कथा सत्य समाविष्ट है। सही नहीं पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, अहिंसा हिंसा का अभाव मात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांट के अनुसार केवल वही कर्म कर्तव्य है जिसका आधार सिद्धांत है सहानुभूति हो, कर्तव्य कर्तव्य के लिए हो, सामान्य हित हो, परिणामों का विचार हो। कांट के अनुसार तो कैसे कह मिलाना है, देखो कर्तव्य है कर्तव्य के लिए, कांट के अनुसार केवल वही कर्म कर्तव्य है जिसका आधार सिद्धांत क्या हो, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, कर्तव्य के लिए कर्तव्य कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैतिक कर्ता निम्न के लिए उत्तरदायी नहीं है। नैतिक कर्ता है वो किसके लिए उत्तरदायी नहीं है, स्वैच्छिक कर्म के लिए, अनैच्छिक कर्म के लिए, आदत जन्य कर्म के लिए, सब संकल्पित कर्म के लिए। नैतिक कर्ता है वो निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी नहीं है, आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर है बी, अनैच्छिक कर्म के लिए, अनैच्छिक कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और 2 को मिलान करना है, आंसर दीजिए इसका। स्थूल उपयोगितावादी, सुसंस्कृत उपयोगितावादी, मुख्य सद्गुण किसका है, निरपेक्ष आदेश किसका है, इनके साथ आपको मिलाना है। इसका सही उत्तर है बी। इसका सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। देखिए स्थूल उपयोगितावादी, स्थूल उपयोगितावादी ये किसका है, बेंथम का है, बेंथम। और सुसंस्कृत उपयोगितावादी ये मील का है। और मुख्य सद्गुण, मुख्य सद्गुण है वो प्लेटो, मुख्य सद्गुण प्लेटो का है, मुख्य सद्गुण प्लेटो का है। और निरपेक्ष आदेश कांट का, निरपेक्ष आदेश कांट का। इस प्रकार ये कोट नंबर 2 है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देकार्त के मत में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के 2 स्रोत कौन से हैं। देकार्त के अनुसार यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के 2 स्रोत है, निगमन एवं शब्द प्रमाण, सहज ज्ञान और निगमन, सहज ज्ञान और अनुभव, निगमन और अनुभव। देकार्त के मत में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के 2 स्रोत है, डी, सहज ज्ञान और निगमन, सहज ज्ञान और निगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ वह है। ये सभी क्वेश्चन साथियों आरबीएससी पाठ्य पुस्तक दर्शन शास्त्र कक्षा 11 और 12 में से पूछे गए दर्शन शास्त्र के सभी क्वेश्चन। गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ वह है जो जगत से संन्यास ले लेता है, धार्मिक कृत्यों का संपादन करता है, सफलता और असफलता में संभाव रखता है, भोग और शक्ति की इच्छा रखता है। गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ है। इसका सही उत्तर है सी, सफलता और असफलता में संभाव रखता है, वो गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही युग्म का चयन करना है, इसमें से कौन सा युग्म है वो सही है। बेंथम, सुखों में गुणात्मक भेद, मील, सुखों में मात्रात्मक भेद, गुणात्मक भेद नहीं है। इनमें से सही कथन आपको चयन करना है। इसका सही उत्तर सी, बेंथम, सुखों में केवल मात्रात्मक भेद है, सुखों में क्या है, केवल मात्रात्मक भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। यह शिक्षण विधियों के 20 क्वेश्चन है। सामाजिक अभिव्यक्ति विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर है डी, समाजोपयोगी विशेषताओं का विकास होता है, समाजोपयोगी विशेषताओं का इससे विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अध्ययन विषय से संबंधित है, ये क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया गया आरपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर है सी, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक समझ विकसित करना, यह सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि वह प्रसन्न व्यक्तित्व का हो,
देशाटन से प्रेम करे, तत्कालीन घटनाओं का ध्यान रखे, सौंदर्य प्रेमी हो। सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षक है उसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है तत्कालीन घटनाओं का ध्यान रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में सही नहीं है? पोस्टर प्रक्षेपी सामग्री है, चलचित्र दृश्य सामग्री है, ग्राफ चार्ट्स दृश्य सामग्री है, प्रिंटेड मानचित्र अप्रक्षेपी सामग्री के उदाहरण है। तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं पूछा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, पोस्टर प्रक्षेपी सामग्री है, तो पोस्टर प्रक्षेपी सामग्री नहीं है। और चलचित्र दृश्य सामग्री है, सही है। ग्राफ और चार्ट दृश्य सामग्री है। प्रिंटेड मानचित्र है जो अप्रक्षेपी सामग्री का उदाहरण है, तो ये कथन है वो सत्य नहीं है। पोस्टर है वो अप्रक्षेपी सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चरण हर्बर्ट उपागम और मॉरिसन उपागम में समान है? कौन सा चरण है वो हर्बर्ट उपागम और मॉरिसन उपागम में एक जैसा है? तैयारी, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण और सामान्यीकरण। इसका सही उत्तर है सी, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण है वो हर्बर्ट उपागम और मॉरिसन उपागम दोनों में समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अध्ययन के किसी बड़े टॉपिक के सीधे अवलोकन हेतु कोई बड़ा टॉपिक आपको पढ़ाना है, इस हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, सहपाठी शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि। किसी बड़े टॉपिक के सीधे अवलोकन हेतु कौन सी विधि है वो सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका सही उत्तर है डी, व्याख्यान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए विषय केंद्रित, शिक्षक प्रधान, विद्यार्थी प्रधान, सहायक सामग्री प्रधान। सभी साथी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधि होनी चाहिए विद्यार्थी प्रधान। इसका सही उत्तर क्या है? विद्यार्थी प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अध्ययन विषय में पर्यटन, सामाजिक अध्ययन विषय में पर्यटन निम्न दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मनोरंजन की दृष्टि से, प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन की दृष्टि से, कक्षा कक्ष से दूरी, सामूहिक समायोजन की दृष्टि से। पर्यटन, यदि पर्यटन के माध्यम से सामाजिक अध्ययन किया जाए तो इससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी, प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन होगा। किसी वस्तु को देखकर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट उपागम का एक चरण नहीं है? हर्बर्ट उपागम के सभी चरण आपको याद करने हैं, इनमें से कौन सा एक चरण नहीं है? तैयारी, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण, कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका ये कथन है वो गलत है। कोई ये हर्बर्ट उपागम के चरण है और कोई विकल्प सही नहीं है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण में प्रयोजना विधि महत्वपूर्ण है। शिक्षण में प्रयोजना प्रोजेक्ट विधि है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विद्यार्थियों के लिए आनंददायक है। विद्यार्थी को कार्य करना होता है, शिक्षक स्वतंत्र होता है, करके सीखना स्थायी होता है। तो प्रयोजना विधि क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर है डी, करके सीखना स्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उचित व्यवहार के विकास के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? उचित व्यवहार का विकास करना है, इसके लिए क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? उपेक्षा, शक्ति, दंड, प्रशंसा। इसका सही उत्तर है डी, प्रशंसा। प्रशंसा के द्वारा हम उचित व्यवहार का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए भूगोल की जानकारी देना, इतिहास का स्मरण करवाना, राजनीतिक स्थितियों का ज्ञान देना, सामाजिक गुणों का विकास करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो इसका सही उत्तर है डी, सामाजिक गुणों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी विषय को अन्य विषय से संबंधित कर पढ़ाना आवश्यक है क्योंकि ज्ञान अखंड होता है, मस्तिष्क अविभाज्य होता है, अधिगम में स्थायित्व आता है। सभी विकल्प सही है, सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन डीवी द्वारा दिए गए परावर्तक चिंतन की अवस्थाओं में निम्न में से कौन समाहित नहीं है? जॉन डीवी ने परावर्तक चिंतन की अवस्थाएं दी है, निम्न में से कौन समाहित नहीं है? परिकल्पना, परीक्षण, बौद्धिकरण, आरंभ।
इसका सही उत्तर है डी, आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे समाज में शांति का आधार बने, परंपरागत व्यवसाय में रुचि बनी रहे, नई पीढ़ी उपस्थित नेतृत्व का अनुसरण कर सके, सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सके। एनसीएफ 2005 में सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यार्थियों को किस प्रकार का ज्ञान दिया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर है ए, समाज में शांति का आधार बने। ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए कि वो समाज में शांति का आधार बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्मितवादी शिक्षक उपागम में निम्न गतिविधि सम्मिलित हो सकती है। निर्मितवादी जो शिक्षक है, उपागम है, उसमें कौन सी गतिविधि सम्मिलित हो सकती है? अभिनय है, व्यक्तिगत कार्य है, सामूहिक कार्य है, सभी प्रकार के विकल्प। तो ये सभी प्रकार के विकल्प है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अध्ययन का शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है। शिक्षण में, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श में, परीक्षा कार्य में सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षक है वो कंप्यूटर का प्रयोग इन सभी कार्यों में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। साधन के रूप में, साध्य के रूप में, मनोरंजन के रूप में, ध्यान भटकाने के रूप में। सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों करते हैं? टीएलएम का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका सही उत्तर है ए, साधन के रूप में। टीएलएम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? साधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अनुवाचन विधि के संदर्भ में, सामाजिक अनुवाचन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विद्यार्थियों के स्पष्ट चिंतन में सहायक है, यह विद्यार्थियों को आत्माभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है, अनुवाचन विधि, और यह नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करता है, इसमें व्यर्थ चर्चा का कोई खतरा नहीं होता। कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है डी, इसमें व्यर्थ चर्चा का कोई खतरा नहीं होता है। यह कथन सत्य नहीं है। तो साथियों, हमने इसमें 150 क्वेश्चन हल किए। 150 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जो पेपर है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।